हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवजीत सिंह। दोस्तों, आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये दूसरा लेक्चर है करंट अफेयर्स का, जो हम कर रहे हैं यूपीपीसीएस मेंस को फोकस करके। दोस्तों, शुरू करने से पहले जो लोग नए हैं उनको मैं ये बता दूं कि जो भी लेक्चर यहाँ पे हो रहे हैं उसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहाँ से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। और उसी के साथ हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं बता दूं कि कुछ लोगों को कुछ इशू आ रहा है, कुछ परेशानी आ रही है कि वो किस तरह से इसको ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में। तो दोस्तों, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, सीधा अपने डेस्कटॉप पे जाइए और वहाँ पे गूगल ट्रांसलेट टाइप कीजिए क्रोम पे। फिर उसके बाद उसमें आपको दो ऑप्शन देता है कि या तो आप टेक्स्ट को कन्वर्ट कीजिए या फिर कोई डॉक्यूमेंट को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो डायरेक्ट आप जो है डॉक्यूमेंट वाले पे करिए और जहाँ पे आप डाउनलोड करके रखें हैं जिस फोल्डर में, वहाँ से उसको सेलेक्ट करके ट्रांसलेट करके कर लीजिए। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। 1 मिनट से भी कम आपका टाइम लगेगा। अगर आप जो भी एक लेक्चर का अगर आप ट्रांसलेट कर रहे हैं तो 1 मिनट से कम टाइम लगेगा। और साथ ही उनको मैं ये भी बता दूं कि जब वो ट्रांसलेट करके उसको डाउनलोड कर लें उसके बाद ये वीडियो देखें, ताकि उनको पूरी चीज़ें, पूरे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ जाएँ कि कहाँ पे क्या चीज़ें लिखी हैं। क्योंकि देखिए, गूगल ट्रांसलेट में एक दो वर्ड्स वो इधर उधर कर देता है, क्योंकि जिस तरह से वो इंग्लिश में लिखा होता है उसी क्रम में वो लिख देता है, जबकि हिंदी का क्रम दोस्तों अलग होता है। तो इससे यही है कि बेहतर यही होगा कि आप पहले डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, और उसके बाद उसको जो है लेके आप जो ये लेक्चर देखिए तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। और साथ ही जो नए हैं उनसे मेरा ये भी निवेदन है कि अगर आप पहली बार आ रहे हैं और आपको लेक्चर्स की ज़रूरत है और लेक्चर्स आपको यूजफुल लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और उसके साथ ही अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिए, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा इसका मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। वैसे भी आज का लेक्चर बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आप पहली बार सुनेंगे, नया होगा और मज़ेदार होगा। उसको मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। क्योंकि दोस्तों मेरा साइंस बैकग्राउंड रहा है तो जो साइंस वाला पोर्शन है मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरी तरह से समझा दूं, ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो कि कंसेप्चुअल बेस्ड पे एक्चुअली क्या है, ये कोई टर्म अगर आता है तो उसका कंसेप्ट क्या है, उसमें आपको दिक्कत ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जो सबसे पहला टॉपिक है वो है एज कंप्यूटिंग की, ठीक है। ये न्यूज में इसलिए है दोस्तों, कंटेक्स्ट ये है कि अकॉर्डिंग टू द रिसर्च बाय 2025 कंपनीज विल जनरेट एंड प्रोसेस मोर देन 75% ऑफ देयर डाटा आउटसाइड ऑफ ट्रेडिशनल सेंट्रलाइज्ड डाटा सेंटर्स। देखिए, इसके अंदर जाने से पहले मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ कि एज कंप्यूटिंग क्या होती है। दोस्तों देखिए, जैसे कि आप कोई, मान लीजिए एक एग्जाम्पल के रूप में आपको कोई फाइल सेव करना है। यहाँ तक कि आप में से बहुत सारे लोग फेमिलियर भी होंगे कि बहुत सारे ग्रुप पे या बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे लिंक्स दिया जाता है कि आप इस लिंक से जा करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली वो पीडीएफ कहाँ पे स्टोर है, या तो वो गूगल ड्राइव पे स्टोर होगा या फिर वन ड्राइव पे स्टोर होगा। कहीं ना कहीं उसको स्टोर करके वो रखे हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाता है। और जैसे ही आप उसको हिट करते हैं तो आपको डायरेक्ट उसी पेज पे ले जा करके वो लैंड करता है और वहाँ से आप कोई भी जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो आप एक्सेस कर पाते हैं। तो दोस्तों, ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। मतलब ये कि आप अपने लोकल कंप्यूटर या जो आपका लैपटॉप है उसमें लोकली हार्ड ड्राइव के रूप में कोई भी फाइल सेव ना करके किसी आउटसाइड सर्वर पे, जो सेंट्रलाइज्ड सर्वर है, वहाँ पे आपने उसको स्टोर करके रखा है। और जब भी ज़रूरत पड़ेगी किसी को मान लीजिए उसकी ज़रूरत पड़ती है तो आप इसको सिंपली एक लिंक प्रोवाइड कर देते हैं और वो जाके वहाँ पे लैंड करता है और उसको यूज करता है। ये तो बात हो गई क्लाउड कंप्यूटिंग की। लेकिन आप सोचिए कि एक है गूगल ड्राइव एक तरफ है, दूसरी तरफ आपका लैपटॉप या कंप्यूटर है, ठीक है। गूगल ड्राइव और लैपटॉप के बीच में एक कोई और लेयर आ जाए जहाँ पे आप लोकली अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आप स्टोर कर लें। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम एज कंप्यूटिंग बोलते हैं। मतलब ये कि स्टोरेज ऑफ योर डाटा और डॉक्यूमेंट्स नियर टू द योर डिवाइस और यू कैन से हार्डवेयर्स, ठीक है। मतलब ये कि जो आपका अभी तक का जो लेयर है वो दो लेयर में है। एक आपके पास कंप्यूटर है, दूसरा लेयर आपके पास क्लाउड कंप्यूटिंग है। उन दोनों के बीच में अगर कोई ऐसा लेयर डेवलप कर दिया जाए कि सेंट्रलाइज्ड डाटा स्टोर ना होने के बजाय
उसको लोकली ही स्टोर कर लिया जाए तो उसको हम एज कंप्यूटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया एकदम आसान भाषा में हम समझाने के लिए आपको एक एग्जाम्पल के रूप में हम समझा दिए। अभी ये टेक्स्ट के रूप में क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। दोस्तों एज कंप्यूटिंग पे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग एक्चुअली क्या होता है। अगर मान लीजिए कि क्लाउड कंप्यूटिंग पे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप उसमें क्या लिखेंगे। ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है दोस्तों, इट इज़ द डिलीवरी ऑफ डिफरेंट सर्विसेज थ्रू द इंटरनेट। जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी आपका गूगल ड्राइव होगा, वन ड्राइव होगा, उसको आप बिना इंटरनेट के एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दीज रिसोर्सेज इंक्लूड टूल्स एंड एप्लीकेशन लाइक डाटा स्टोरेज, सर्वर्स, डाटाबेसेज, नेटवर्किंग एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये सब सारे टूल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, रेदर देन कीपिंग फाइल्स ऑन ए प्रोप्राइटरी हार्ड ड्राइव और लोकल स्टोरेज डिवाइस, क्लाउड बेस्ड स्टोरेज मेक्स इट पॉसिबल टू सेव देम टू ए रिमोट डेटाबेस। जैसा कि हमने सब बताया कि कंप्यूटर में सेव ना करके हम उसको कहीं डेटाबेस, कहीं दूर जो है किसी ऐसे सर्वर पे हम उसको क्या करते हैं, सेव करते हैं। ठीक है, एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैज एक्सेस टू द वेब, इट हैज एक्सेस टू द डाटा एंड द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स टू रन इट। कोई भी सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना है, आप सिंपली उस सॉफ्टवेयर के लिंक पे जाकर के क्लिक कर देते हैं और वो सॉफ्टवेयर आपको मिल जाता है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आखिर में वो सॉफ्टवेयर हमको कहाँ से मिल रहा है, कहाँ से आ रहा है वो, तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी सर्वर में स्टोर है। ठीक है, और ये जो स्टोरेज प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं। ओके, इट इज़ पॉपुलर ऑप्शन फॉर पीपल एंड बिजनेस फॉर ए नंबर ऑफ रीजन्स। ठीक है, क्यों ये पॉपुलर है, क्योंकि ये कॉस्ट सेविंग है। कैसे, मान लीजिए कि आपको बहुत देखिए अभी क्या है कि हम लोग छोटे स्तर पे काम कर रहे हैं तो हमारा लगभग जो लैपटॉप कंप्यूटर होता है या मोबाइल फ़ोन होता है उसके जो स्टोरेज होते हैं लगभग उससे हमारा काम चल जाता है। लेकिन जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बड़े बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, उनके पास डाटा बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे समय में अगर ऐसी स्थिति में अगर वो उसको स्टोर करेंगे हार्ड ड्राइव के रूप में, किसी हार्ड ड्राइव में सेव कर रहे हैं, या अब उनके पास अगर कोई कंप्यूटर है तो उसमें लिमिटेड स्पेस है, तो इसके लिए उनको बहुत सारे हार्डवेयर्स रखने पड़ेंगे और उसकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये सब सारी चीज़ें भी इशू आती हैं। उसको खरीदने में जो कॉस्ट लगता है वो तो लगता ही है। ठीक है, तो जो ये क्लाउड कंप्यूटिंग का आपका ऑप्शन है ये कास्ट सेविंग है, मतलब आपको हार्डवेयर खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। कैसे, आप मान लीजिए कोई डाटा किसी हार्डवेयर में सेव करके रखे हैं, उसको किसी अलमारी में आप बंद करके रखे हैं और उसकी मान लो आपको ज़रूरत लगती है, तो आप क्या करेंगे, उस अलमारी को खोलेंगे, उसको खोजेंगे। मान लीजिए उस हार्ड ड्राइव पे आपने लिख रखा है कि ये इस चीज़ के लिए है, तो उसको आप खोजेंगे, फिर उसको यूज करेंगे, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपका क्या होगा, टाइम जाएगा। लेकिन अगर आप इसको किसी सर्वर बेस्ड स्टोरेज पे आपने इसको सेव करके रखा है, तो आप उसका एक लिंक अपने डिवाइस में कहीं ना कहीं रखे होंगे, आप उसको जैसे ही क्लिक करेंगे वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, विद इन द 30 सेकेंड टू 1 मिनट। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में, ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि जो आपकी प्रोडक्टिविटी होगी, जो काम करने की एफिशिएंसी होगी, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, इन्हांस हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद स्पीड एंड एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी। सिक्योरिटी भी है, क्योंकि देखिए अब कोई हार्डवेयर है, आंधी तूफान आ गया, भूकंप आ गया, टूट टट जाएगा। लेकिन अगर आपका जो स्टोरेज है वो क्लाउड बेस्ड स्टोरेज है तो आंधी तूफान कुछ भी आए, अब ऐसा तो नहीं, क्लाउड स्टोरेज का मतलब ये नहीं कि बादल में छुपा है, बारिश हो गई, सब गल के नीचे आ गया, ऐसी चीज़ें नहीं है। ठीक है, तो वो हर तरह से जो है आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करवाता है और इस सारी प्रक्रिया में आपका परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, ये तो बात हो गई क्लाउड कंप्यूटिंग की। अभी हम देख लेते हैं कि जो एज कंप्यूटिंग है वो क्या है और कैसे फंक्शन करती है। ठीक है, अभी देखिए ये जो चीज़ें लिखी गई हैं इसको हम आसान भाषा में आपको पहले ही समझा चुके हैं। ठीक है, अभी इसको जो है आप फिगर के माध्यम से एक बार फिर से देख लीजिए तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए ये एज डिवाइसेज हैं, मतलब ये आपके डिवाइसेज हैं, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, जो भी चीज़ें हैं ये हैं। ठीक है, और दूसरा ये है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग, जो मतलब कि लार्ज सेंट्रलाइज्ड सर्वर है। ठीक है, अब उसके बीच में एक एज नोड्स बना दिया जाए, एक छोटे छोटे सर्वर्स बना दिए जाएँ, जहाँ पे यहाँ से निकलने वाले कोई भी डाटा यहाँ पे स्टोर किया जा सके। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा कि एक तो देखिए अब यहाँ स्टोर करने की बजाय हम उसको थोड़ा सा लोकलाइज्ड एरिया में स्टोर कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है कि मतलब ये कि एक सेंट्रलाइज्ड डाटा स्टोरेज की जगह हम मल्टीपल लोकल स्टोरेज बना दें, किसके बीच में, जो आपके पास डिवाइसेज हैं और जो क्लाउड स्टोरेज है उसके बीच में। तो ये पूरा प्रोसेस जो है आपका
एज कंप्यूटिंग कहलाता है। ठीक है, अभी देखिए एज कंप्यूटिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग में अंतर क्या है, ये किस तरह से डिफरेंस है। सबसे बेसिक जो डिफरेंस है दोस्तों वो है टाइम का, मतलब कि यहाँ से डाटा एक्सेस करने में आपको बहुत कम समय लगेगा, क्योंकि देखिए इसका दूरी ज़्यादा है। ठीक है, अगर एक लेयर के रूप में आप समझिए तो इसकी दूरी ज़्यादा है, तो ऐसे में क्या होगा कि यहाँ से डाटा को एक्सेस करने में जो है टाइम लग सकता है। ओके, उसके बाद एज कंप्यूटिंग मैसिव amounts of data generated by the IoT devices are stored and processed locally. That data doesn't need to be sent over a network as soon as it's processed. Only important data is sent. जो जितने भी डाटा को लोकली यूज करना है और फ्रिक्वेंटली यूज करना है, आप उसको लोकली कहीं पे स्टोर कर लीजिए और आप उसको जल्दी से जल्दी जो है आप उसको एक्सेस कर सकते हैं और प्रोसेस भी कर सकते हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है जिसको आप लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करना चाहते हैं और जल्दी उसका यूज नहीं है, बाद में उसका यूज होगा, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग पे यूज स्टोर कर सकते हैं। तो बेसिक डिफरेंस यही है कि एक तो ये टाइम बहुत कम लेता है, अगर आपको उसको वापस रिसीव करना है तो टाइम कम लगेगा, और उसके साथ साथ जो डेली यूज, मान लीजिए कोई डाटा ऐसा है कि जो फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है, तो उसका एक्सेस आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई जो एज कंप्यूटिंग है और क्लाउड कंप्यूटिंग है उसके बीच में डिफरेंस की। अभी अगर हम एज कंप्यूटिंग का एडवांटेजेस देखें तो एडवांटेजेस में हम क्या देख सकते हैं, जैसा कि हमने देखा कि ये क्विक है, चूँकि लोकली अवेलेबल है, लोकली स्टोर्ड है, तो इसका हम एक्सेस जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद फ्यूचर टेक्नोलॉजी इनेबल। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अभी 5G टेक्नोलॉजी के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, उसका डेवलपमेंट अगर हम करना चाह रहे हैं, तो ऐसे समय में बहुत ही मैसिव अमाउंट में डाटा जो है जनरेट होगा और मैसिव अमाउंट में डाटा को प्रोसेस्ड भी करना पड़ेगा, उसको एक्सेस भी करना पड़ेगा, उसका यूज भी करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में जो लेटेंसी होती है, जो डिले टाइम होता है, वो कम से कम होना चाहिए। तो आसान भाषा में ये कहने का सेंस है कि 5G टेक्नोलॉजी जैसे चीज़ों को सक्सेस बनाने के लिए इस तरह के एज कंप्यूटिंग की आवश्यकता हमको पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए ये लेटेंसी क्या होता है, अभी इसको आगे हम समझाते हैं कि लेटेंसी क्या होता है, तो फिर आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद लोकलाइज्ड सॉल्यूशन, इट इज़ प्रेफर्ड ओवर द क्लाउड कंप्यूटिंग इन रिमोट लोकेशंस वेयर देयर इज अ लिमिटेड आर नो कनेक्टिविटी टू अ सेंट्रलाइज्ड लोकेशंस। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग की व्यवस्था नहीं है। अगर वहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग की व्यवस्था नहीं है तो वहाँ पे हम एज कंप्यूटिंग कर सकते हैं, मतलब कि टुकड़ों में जो है डाटा को स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद डाटा एफिशिएंट है, क्योंकि लोकली अगर कोई चीज़ आप उसको स्टोर कर रहे हैं तो जो डाटा एफिशिएंसी होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये सब सारे इसके एडवांटेजेज हैं। लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों एज कंप्यूटिंग के डेवलपमेंट में, क्योंकि देखिए आने वाले समय में जिस जिस तरह से आज क्लाउड कंप्यूटिंग पॉपुलर है, उसी तरह से एज कंप्यूटिंग भी पॉपुलर हो जाएगी। लेकिन अभी उसके डेवलपमेंट में, उसके विकास में बहुत सारे बाधाएं हैं, चैलेंजेज हैं। क्या क्या चैलेंजेज हो सकते हैं? सबसे पहले तो ये कि अगर आप कोई चीज़ लोकली स्टोर कर रहे हैं तो सिक्योरिटी रिस्क रहेगा, हैकिंग का रिस्क ज़्यादा हो सकता है। उसके साथ साथ दोस्तों फिजिकल सिक्योरिटी का भी, जो डिवाइसेज हैं उनके फिजिकल जो सिक्योरिटी है उसकी भी उसके सामने भी चैलेंजेस हो सकते हैं, मलेशियस अटैक्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चैलेंजेज आ सकते हैं। उसके बाद माइक्रो डाटा सेंटर्स सच एज दोज बीइंग डेवलप्ड बाय द टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज इन केस at the base of cell towers introduce a level of physical vulnerability that didn't exist with the corporate data centers and large cloud providers। देखिए क्या होता है, मान लीजिए कोई टावर है, कोई इस तरह का, कोई मान लीजिए फाइबर केबल का कोई नेट जहाँ जंक्शन है, तो अगर वहाँ पे डाटा हम स्टोर कर रहे हैं तो ऐसे में उस डाटा को हैक करना या उसको डिसरप्ट करना, ठीक है, ये बहुत ही आसान हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए वही डाटा कहीं सेंट्रलाइज्ड सेव है, ठीक है, कहीं पे ऐसे बड़े बड़े सेंटर्स हैं जहाँ पे सेव है, तो उसका जो हैकिंग होगी वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होगी। ठीक है, तो ये सब सारे चैलेंजेस बताए जा रहे हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा। तो दोस्तों देखिए इस टॉपिक में मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है कि एज कंप्यूटिंग क्या होती है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, और आने वाले समय में एज कंप्यूटिंग का जो एडवांटेज है वो क्या क्या हो सकते हैं। उसके साथ साथ आपको जो वे फॉरवर्ड लिखना है, वे फॉरवर्ड में यही लिखना है कि एक्सपर्ट्स बिलीव द ट्रू पोटेंशियल ऑफ एज कंप्यूटिंग विल बिकम अपरेंट व्हेन 5G नेटवर्क गो मेन स्ट्रीम इन अ ईयर फ्रॉम
नाउ मतलब ये कि आने वाले समय में जब हम 5G टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, 5G टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, ऐसे समय में एज कंप्यूटिंग का महत्व काफ़ी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका वे फॉरवर्ड है, मतलब कुल मिला के ये कि आने वाले समय में जो एज कंप्यूटिंग है उसका महत्व बढ़ने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों कि एज कंप्यूटिंग में क्या लिखना है, कैसे लिखना है और इसका कंसेप्चुअल क्या बेसिस है, ये सब सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है दोस्तों लगभग इसी से रिलेटेड है, वो है स्पेस इंटरनेट। इसमें देखिए टेक्स्ट में जाने से पहले मैं आपको समझा दूं कि स्पेस इंटरनेट एक्चुअली है क्या। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए अभी जो हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, या तो हमारे पास कोई फाइबर ऑप्टिकल कनेक्शन होता है, डायरेक्ट हम उसको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं, या फिर उसको राउटर वगैरह लगा करके हम होम वाईफाई की तरह यूज कर सकते हैं। दूसरी विधि होती है कि सेल टावर्स हैं जो कि रेडिएशंस के थ्रू आपको इंटरनेट प्रोवाइड करवा देते हैं। ठीक है, दो विधि है। तीसरी विधि ये हो सकती है कि मान लीजिए कोई जो सिग्नल प्रोवाइडर है, सिग्नल प्रोवाइड करने के लिए हम सेटेलाइट्स जो है स्पेस में लॉन्च कर दें और वो बिना किसी ऑप्टिकल फाइबर के, बिना किसी टावर के, बिना किसी इस तरह के सेल कनेक्टिविटी जो होती है, बिना किसी सेल कनेक्टिविटी के वो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करवा दें। तो स्पेस इंटरनेट का जो तात्पर्य है वो ये है कि स्पेस में हम सेटेलाइट भेज करके इंटरनेट सर्विस को प्रोवाइड करें, इसको हम स्पेस इंटरनेट बोलते हैं। ठीक है, आसान भाषा में यही है। अभी इसका जो कंटेक्स्ट है वो हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अभी हाल ही में स्पेस एक्स ने अपना एक स्टार लिंक नेटवर्क लॉन्च किया है। कहाँ पे? लो अर्थ ऑर्बिट में। किस चीज़ के लिए? लो कॉस्ट एंड रिलायबल स्पेस बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज टू द वर्ल्ड। मतलब ये कि सेटेलाइट के थ्रू वो इंटरनेट को प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए उनको कोई जो फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स होते हैं या वायरलेस नेटवर्किंग होती है उसकी ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, करेंटली फाइबर ऑप्टिक केबल्स और वायरलेस नेटवर्क थ्रू मोबाइल टावर्स प्रोवाइड द इंटरनेट सर्विसेज। इसको हमने देख ही लिया। ठीक है, इट कैन बी नोटेड दैट द आइडिया ऑफ स्पेस इंटरनेट सिस्टम इज नॉट न्यू, इट इज़ बीइंग यूज्ड थ्रू जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फॉर द सेलेक्टिव यूजर्स। जैसे जो सेटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन होता है, जैसे आर्मी वार्मी में देख लीजिए तो वहाँ पे सेटेलाइट्स फ़ोन होते हैं जो कि सेटेलाइट बेस्ड इंटरनेट के आधार पे चलते हैं। तो जो सेटेलाइट, या इस तरह से आप कह लीजिए कि जो स्पेस इंटरनेट है, जो सेटेलाइट बेस्ड इंटरनेट है, ये नया नहीं है। इसका जो कंसेप्ट है ये काफ़ी पुराना है, लेकिन अभी जो रिसेंट कंटेक्स्ट में ये बात निकल के आ रही है, इसको जो है काफ़ी बड़ा किया जाना है, विस्तार करना है। ठीक है, ताकि जो आम सिविलियन हैं, आम लोग हैं, वो केबल का झंझट छोड़ करके या फिर मोबाइल टावर नेटवर्क का जो झंझट है उसको छोड़ करके स्पेस बेस्ड नेटवर्क को एक्सेस कर पाएँ। और इससे क्या होगा कि सीमलेस नेटवर्क एक्सेस एक्चुअली हो पाएगा इससे। तो मेन उद्देश्य यही है कि रिमोट एरिया में जहाँ पे केबल कनेक्शन प्रोवाइड करवाना संभव नहीं है या फिर काफ़ी डिफ़िकल्ट है, तो उन सब चीज़ों के लिए ये क्या कर देगा, इंटरनेट एक्सेस को आसान बना देगा। क्योंकि देखिए दोस्तों आने वाले समय में इंटरनेट का एक्सेस, इवन कई कंट्रीज़ में इसको आपका फंडामेंटल राइट्स भी बना दिया गया है। तो आने वाले समय में जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है ये सोसाइटल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, अभी देखिए स्टार लिंक क्या है, इसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहें तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, स्टार लिंक इज ए स्पेस एक्स प्रोजेक्ट टू बिल्ड द ब्रॉडबैंड नेटवर्क विद इन ए क्लस्टर ऑफ ऑर्बिटिंग स्पेसक्राफ्ट। देखिए पिछले लेक्चर में हमने स्पेस स्टेशन के बारे में बात किया था, वहाँ पे भी स्पेसक्राफ्ट की बात आई थी। तो जो स्टारलिंक प्रोजेक्ट है वो कुछ इसी तरह का है कि कुछ ऑर्बिटिंग स्पेसक्राफ्ट्स होंगे और उसके थ्रू हम क्या करेंगे, इंटरनेट प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, अगर आप इसके बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। बस आप ये कंटेक्स्ट याद रखिए कि अभी स्पेसएक्स जो है स्पेस बेस्ड इंटरनेट जो है प्रोवाइड करवाने की बात कर रहा है। ठीक है, तो अभी देखिए इसके लिए दो स्थितियां बन सकती हैं दोस्तों। एक तो ये कि जो सेटेलाइट है उसको हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में प्लेस कर दें, मतलब कि जिसकी ऊंचाई लगभग 35,786 किलोमीटर होता है अर्थ सरफेस से। और इसका फ़ायदा ये है कि ये लगभग 11,000 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये रोटेट करता है, मूव करता है। और ये जिसे 24 घंटे में अर्थ अपना एक रोटेशन पूरा करती है, उसी टाइम में जो जियो स्टेशनरी सेटेलाइट्स होते हैं उसी उतने ही टाइम में वो एक रेवोल्यूशन पूरा कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में ऐसा लगता है कि आप अर्थ सरफेस पे कहीं पे भी अगर खड़े हों तो जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होगा वो हमेशा स्टेशनरी जो है
अपीयर होगा, प्रतीत होगा, मतलब कि ऐसा लगेगा कि वो एक ही जगह पे है। ठीक है, तो देखिए अभी ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का ये जो इशू है, ये जो टॉपिक है, इसको आप पढ़े होंगे जब आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी कर रहे होंगे, तो आप इसको पढ़े होंगे। तो इसमें हम बहुत ज़्यादा नहीं जा रहे हैं कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है। लेकिन अभी अगर ये हम जानने की कोशिश करें कि अगर हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के जो उसका ऑर्बिट है, वहाँ पे अगर हम इस सैटेलाइट को प्लेस करेंगे तो उसके एडवांटेजेस क्या क्या होंगे। सबसे पहला तो ये कि जैसा कि आप जानते हैं कि जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स है उसका कवरेज ज़्यादा होता है, चूँकि ऊंचाई ज़्यादा होती है। तो ऐसे में अगर 3 या 4 सैटेलाइट्स हम लॉन्च कर देंगे तो ये पूरे अर्थ को कवर कर लेगा, मतलब कि पूरे अर्थ को नेटवर्क प्रोवाइड कर सकता है। उसके बाद इसका जो अगला एडवांटेज है वो है ईजियर कनेक्टिविटी। सैटेलाइट्स अपीयर टू बी स्टेशनरी, अगर वो एक ही जगह पे प्रतीत हो रहा है तो जो एक्सेस होगा, जो कनेक्टिविटी होगी वो ईजियर होगा। लेकिन डिसएडवांटेज, जो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है दोस्तों, वो है लेटेंसी इशू। देखिए लेटेंसी क्या होता है, इसको आप समझ लीजिए। देखिए जब जैसे मान लीजिए आप फ़ोन पे बात करते हैं, देखिए दोस्तों मैं इसको एकदम आसान भाषा में आपको समझा रहा हूँ, उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा कि लेटेंसी क्या होता है। जैसे मान लीजिए आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो अभी मान लीजिए 4G टेक्नोलॉजी है तो जो लेटेंसी पीरियड है वो काफ़ी कम होता है। लेकिन अभी आप जब फर्स्ट जनरेशन का फ़ोन था तो आप इस चीज़ को ऑब्जर्व किए होंगे, या फिर अभी आप ISD कॉल कीजिए तो आपको लगेगा कि आप बोल रहे हैं अभी और अगला व्यक्ति जो है कुछ देर के बाद वो सुन रहा है। तो इसके बीच में जो आप बोल रहे हैं और वो जो व्यक्ति सुन रहा है, या फिर वो व्यक्ति जो बोल रहा है और आप जो सुन रहे हैं, इन दोनों के बीच में जो टाइम गैप होता है इसको हम लेटेंसी पीरियड बोलते हैं। ठीक है, हालांकि ये बहुत कम होता है। अभी जो 4G टेक्नोलॉजी है इसमें तो बहुत ही कम होता है, आपको इवन पता नहीं चलता है कि अगला व्यक्ति कब बोला और उसमें कितना गैप है। एक्चुअली ये मिली सेकेंड्स में होता है, इसलिए ये पता नहीं चलता है। तो जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि लेटेंसी पीरियड क्या होता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगला जो हमारा मुद्दा है वो ये कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में अगर हम सैटेलाइट्स को डाल करके इंटरनेट प्रोवाइड करवा रहे हैं तो उसमें जो सबसे बड़ा उसका डिसएडवांटेज है दोस्तों वो है लेटेंसी इशू का। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगर उस ऑर्बिट में हम सैटेलाइट्स को डाल करके इंटरनेट प्रोवाइड करवा रहे हैं तो जो लेटेंसी पीरियड होगा वो लगभग 600 मिली सेकेंड्स होगा। इंटरनेट की दुनिया में दोस्तों ये काफ़ी बड़ा टाइम है। ऐसे में क्या हो जाएगा कि आपको लगेगा कि जो 5G टेक्नोलॉजी हम कर रहे हैं उसमें और 4G टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में हमको लो अर्थ ऑर्बिट में अगर हम सैटेलाइट को प्लेस कर रहे हैं तो ऐसे में वो ज़्यादा फायदा होगा, ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द लेटेंसी इज द टाइम लैग बिटवीन ए यूजर सीकिंग डाटा एंड द सर्वर सेंडिंग द डाटा। मतलब कि यूजर जो डाटा चाह रहा है और सेंडर जो डाटा प्रोवाइड करवा रहा है उसके बीच में जो टाइम गैप आता है उसको हम लेटेंसी पीरियड बोलते हैं। ठीक है, ये तो मुद्दा हो गया कि अगर हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में सैटेलाइट्स को प्लेस करेंगे तब क्या उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होंगे। अगर इसी की जगह पे हम लो अर्थ ऑर्बिट में, जैसा कि स्पेसएक्स ने अभी प्लेस किया है, अगर हम लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस करते हैं तो इसके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं उसको देख लेते हैं। देखिए लियो जो होता है वो लगभग 2000 किलोमीटर तक का होता है, जबकि वो 35,000 किलोमीटर तक का होता है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो एडवांटेज क्या होगा, सबसे पहले तो लेटेंसी पीरियड काफ़ी कम होगा, 20 से 30 मिली सेकेंड का होगा। और ये कि बहुत ज़्यादा नहीं है, इससे कोई इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसके बाद दोस्तों चूंकि ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में है तो ये मोर रिलायबल होगा। ठीक है, सिग्नल्स फ्रॉम द सैटेलाइट इन स्पेस कैन ओवरकम ऑब्स्टेकल्स फेस्ड बाय द फाइब्रिक ऑप्टिक्स केबल्स आर वायरलेस नेटवर्क्स इजिली। तो ये क्या है कि अगर ये लो अर्थ ऑर्बिट में है तो उसको बहुत कम डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा आपके डिवाइस तक पहुंचने के लिए। इससे ये कहा जा सकता है कि ये एक तो क्विक हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। उसके साथ साथ देखिए जो जब आप केबल यूज करते हैं, जब आप वायरलेस नेटवर्किंग यूज करते हैं तो बहुत सारे इशूज आते हैं, मतलब कॉल ड्रॉप हो गया या फिर आपका नेटवर्क चला गया। ठीक है, लेकिन जब आप सेटेलाइट बेस्ड करेंगे, स्पेशली अगर आप लियो ऑर्बिट में उसको प्लेस करके कर रहे हैं, तो ये सब सारी चीज़ें जो है, ये सब सारे इशूज सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, द ट्रेडिशनल वेज टू डिलीवर द इंटरनेट जैसे कि फाइबर ऑप्टिक्स एंड केबल्स नॉट फिजिबल इन रिमोट एरियाज आर प्लेसेज विथ डिफिकल्ट टेरेन। देखिए अभी क्या है, उदाहरण के रूप में अगर आप ले लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में अगर मान लीजिए आपको ऑप्टिकल फाइबर लगाना है तो आपको वहाँ पे खुदाई करनी पड़ेगी, वहाँ पे पत्थरों को काट के केबल्स बिछाने पड़ेंगे, जो कि बहुत ही
आप ये समझ लीजिए कि मेहनत का भी काम है, पैसा भी ज़्यादा लगेगा। तो ऐसे में अगर आप सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट वहाँ पे प्रोवाइड करवा दे रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा फिजिबल होगा और कम कास्ट में, कम मेहनत में आप जो है ज़्यादा एफिशिएंसी वहाँ पे दे पाएंगे। ठीक है, सेटिंग अप ऑफ केबल्स और मोबाइल टावर्स इन दीज एरियाज इज नॉट वायबल। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कास्ट भी ज़्यादा लग रहा है, लेबर भी ज़्यादा लग रहा है, और उसका मेंटेनेंस और जो उसका टाइम पीरियड होता है वो भी काफ़ी कम होता है। तो ऐसे जगहों में हमको क्या करना चाहिए, जो कि स्पेस सेटेलाइट बेस्ड ये नई चीज़ें निकल के आ रही हैं, ये काफ़ी वहाँ पे बेनिफिशियल हो सकती हैं। लेकिन अब उसके साथ साथ अगर हम लियो में सेटेलाइट को प्लेस कर रहे हैं तो उसमें परेशानी भी है। परेशानी क्या है? सबसे पहले ये कि कवरेज। देखिए, जितना ज़्यादा ऊपर से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो उतने कम डिवाइस में वो ज़्यादा एरिया कवर कर पाएगा। लेकिन आप लियो में अगर सेटेलाइट को प्लेस कर रहे हैं, जैसा कि हमने देखा कि अगर आप जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में प्लेस कर रहे हैं तो 3 या 4 सेटेलाइट्स पूरे अर्थ को कवर कर लेगा। लेकिन अगर आप लियो में इसको प्लेस कर रहे हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा सेटेलाइट्स लगेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा सेटेलाइट्स इसमें प्लेस करने की ज़रूरत होगी। तो इससे क्या होगा, स्पेस डेवरीज होंगे। ठीक है, ज़्यादा सेटेलाइट्स होगा तो ज़्यादा सेटेलाइट्स जब उनका जब खराब होंगे तो स्पेस डेवरीज भी ज़्यादा बढ़ेंगे। उसके साथ साथ डिफ़िकल्टी इन स्पेस स्टडीज़। देखिए, स्पेस की स्टडी करने के लिए हम जो हमारा ऑब्जर्वेटरीज होते हैं, ठीक है, उससे हम क्या कर सकते हैं, टेलीस्कोप से हम देखते हैं स्पेस को और वहाँ की जो फाइंडिंग्स होती हैं उसको हम स्टडी करते हैं। लेकिन अब आप सोचिए कि बहुत सारे सेटेलाइट्स लो अर्थ ऑर्बिट में घूम रहे हैं। ऐसे में हम टेलीस्कोप जब यूज करेंगे, टेलीस्कोप से कोई चीज़ देखने का प्रयास करेंगे तो ये लोग क्या करेंगे, उसमें ऑब्स्टिकल्स प्रोवाइड करेंगे, बीच में जो भी चीज़ें होंगी उसको हिंडर कर देंगे। तो ऐसे में जो स्पेस स्टडीज होंगी वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएंगी। उसके बाद दोस्तों लाइट पोल्यूशन वाली प्रॉब्लम तो होगी ही, क्योंकि अगर मान लीजिए, एक तो ये कि ये लाइट इमिट करेंगी, जो भी सेटेलाइट्स होंगी उसमें एनर्जी होगा और जो भी यहाँ से लाइट्स निकलेंगी वो हमको दिखाई देंगी। उसके साथ साथ एक परेशानी और भी आएगी, जब हम स्टडी कर रहे होंगे तो उसमें क्या होगा, हम ये डिफरेंशिएट करने में हमको काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी कि ये जो लाइट आ रही है ये हमारे जो मैन मेड सेटेलाइट्स हैं, जो इंटरनेट के लिए सेटेलाइट्स डाले गए हैं उनकी हैं, या फिर जो अलग सेटेलाइट्स हैं, जो अलग स्पेस बॉडीज़ हैं उनकी लाइट है। तो उसको भी डिफरेंशिएट करने में हमको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें थी, ये हमने देख लिया कि अगर मान लीजिए हम लो अर्थ ऑर्बिट में कर रहे हैं तो क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज हो सकते हैं, या फिर हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में कर रहे हैं तो क्या डिसएडवांटेज और एडवांटेज हो सकते हैं अगर हम स्पेस बेस्ड इंटरनेट की बात कर रहे हैं तो। ठीक है दोस्तों, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉड्यूल्स इन इंडियन स्कूल। इसके अंदर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक्चुअली है क्या। देखिए, नीति आयोग ने कुछ ऐसा प्लान बनाया है कि स्कूल के बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सिखाया जाएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में सिखाया जाएगा, ताकि इस क्षेत्र में हम विकास कर सकें। और आने वाले समय में तो चूँकि अगर देखिए, अगर जो 9th और 10th के 11th 12th के बच्चे हैं वो अगर आज से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, ठीक है, ये सब सारी चीज़ों के बारे में अगर वो पढ़ेंगे तो आने वाले समय में जब वो ग्रेजुएशन करेंगे या उसके ऊपर हायर स्टडीज़ के लिए जाएंगे तो वो नए नए सॉल्यूशंस हमको देंगे। किस पे बेस्ड? इंटरनेट पे बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हमको सॉल्यूशंस देंगे। जो टारगेट है नीति आयोग का वो यही है कि बच्चों को प्राइमरी स्टेज से ही, प्राइमरी इन द सेंस यहाँ पे क्लास 1 2 3 की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब अर्लियर एजुकेशन का जो स्टेज होता है कि 9th 10th 11th 12th, उस स्टेज से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सब चीज़ों के बारे में उनको पढ़ाया जाए, उनको सिखाया जाए, ताकि वो आने वाले समय में नए नए इनोवेशंस कर सकें और प्रॉब्लम्स को जो हमारे सोसाइटी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको जो है उसके लिए सॉल्यूशंस दे सकें और इससे जो है लार्जर सोसाइटी को लाभ हो सके। ठीक है, तो ये जो बेसिक थीम है इस टॉपिक का, ये बेसिक थीम है। अभी जो कंटेक्स्ट है वो कंटेक्स्ट ये है जो आपको लिखना है कि नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग के द्वारा एक अटल इनोवेशन मिशन चलाया जा रहा है। इन कोलैबोरेशन विद द नैस्कॉम हैज लॉन्च्ड एन AI बेस्ड मॉड्यूल फॉर द स्टूडेंट्स इन इंडियन स्कूल। मॉड्यूल का मतलब ये सिलेबस दे रहे हैं कुल मिला के, ये कि 9th 10th में सिलेबस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी डाला जाएगा, ताकि बच्चों को जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की समझ अर्ली स्टेज ऑफ स्कूलिंग से ही हो सके। ठीक है दोस्तों, अभी जो ये मॉड्यूल है इसके अंदर जाने से पहले हम
एक देख लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, इसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं, एप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, इसके लिए चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं, और भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के क्या कंडीशन है, या फिर भारत सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। क्योंकि देखिए, ये हो सकता है कि जो ये आर्टिफिशियल मॉड्यूल है इसके बारे में ना पूछ करके यूपी जो आयोग है वो सीधा सीधा क्वेश्चन चूंकि पूछती है, तो वो आपसे सीधा सीधा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही पूछ ले। क्योंकि ये अभी देखिए हमारे लिए तो नया नहीं है, चूंकि हम लोग बहुत दिन से इसको पढ़ रहे हैं, 2-3 साल 4 साल से इसको पढ़ रहे हैं। लेकिन आयोग में चूंकि नया पैटर्न है, नया एग्जाम हो रहा है, तो उसके लिए अभी भी ये नया चीज़ है, तो हो सकता है वो यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले। तो समझ लेते हैं दोस्तों कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। बिलीव मी कि बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए, आसान भाषा में एक उदाहरण के रूप में इसको समझा रहा हूँ। सपोज दैट कि आप कोई काम करना चाह रहे हैं, कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं। मान लीजिए, एक उदाहरण के रूप में ले लीजिए कि आपको एक शादी में जाना है, ठीक है। तो शादी में जाने से पहले आप जो है उसके विभिन्न पहलुओं पे विचार करेंगे। जैसे कि हमको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, हमारे पास कितना टाइम है, हमको कितना टाइम लगेगा वहाँ पे, या फिर हम वहाँ कैसे जाएंगे, किस साधन से जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद वहाँ से हम आएंगे कैसे, या फिर जो हमारा जो टाइम कंज्यूम होगा हम उसको कैसे कवर करेंगे। ये सब चीज़ें आप कैसे करते हैं, आप अपने थिंकिंग से करते हैं, आप अपने लॉजिक से करते हैं, जो आपके पास्ट एक्सपीरियंस हैं या फिर जो भी डाटा आपके दिमाग में स्टोर है उसके बेस पे आप ये करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया, आप एज ए ह्यूमन बीइंग ये काम कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई मशीन है, कोई कंप्यूटर है, कोई सॉफ्टवेयर है जो इन सब काम को कर दे, ठीक है। मतलब ये कि आपने केवल उसमें इनपुट डाला कि हमको शादी में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो वो सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके आपको दे दे, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है इसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। मतलब कि ऐसे काम जो जनरली ह्यूमन ब्रेन करता है, वो सारे काम अगर कोई मशीन कर दे तो इसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। दोस्तों, जिस तरह से आप अपने डिसीजंस लेते हैं, आप अपने कंक्लूजन्स निकालते हैं कि आपके पास कुछ पास्ट एक्सपीरियंस है, कुछ डाटा है, ठीक है, उसके बेस पे आप कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। उसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मैकेनिज्म होता है उसमें भी पहले से कुछ ऐसे डाटा, कुछ ऐसे पैटर्न, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ पे स्टोर होती हैं जिसकी सहायता से कोई भी मशीन इस निष्कर्ष पे पहुंचती है। अभी मशीन लर्निंग का या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि फ्लिपकार्ट पे एक शूज आप सर्च कीजिए, या कोई भी आप मोबाइल, लैपटॉप या कुछ भी सर्च कीजिए। आपने उसको स्क्रॉल किया, उसके स्पेसिफिकेशन देखे, उसके प्राइस वगैरह देखे, सब कुछ सर्च किया, और आपको नहीं जमा, नहीं बात बनी, या फिर आपने उसको बाई कर लिया, खरीद लिया, ठीक है। सीधा सीधा आपने फ्लिपकार्ट का जो ऐप था उसको आपने बंद कर दिया, ठीक है। उसके बाद कुछ देर के बाद आप अपना फेसबुक खोलते हैं तो आपको दिखाई देता है कि बीच बीच में उसी प्रोडक्ट का ऐड आपको दिखाई देता है, ठीक है। तो ऐसे ये सब सारी चीज़ें कैसे आई? कोई जो सॉफ्टवेयर है, जो फ्लिपकार्ट का सॉफ्टवेयर है, वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया कि आपको शूज़ की ज़रूरत है, और फ्लिपकार्ट ने आपके फेसबुक अकाउंट को ट्रेस किया कि ये जो यूज़र है, सेम यूज़र इस अकाउंट का फेसबुक यूज कर रहा है। तो अगर हम इस यूज़र को वापस से ये सब सारे एड्स दिखाएंगे तो हो सकता है कि अभी तक जो उसका मूड नहीं बना था खरीदने का, हो सकता है उसका मूड बन जाए और वो खरीद ले, ठीक है। तो ये बात हो गई, ऐसे काम करता है मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग क्या होता है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बेस्ड है, उसका जो बेसिक है, वो किस बेस पे काम करता है उसको ही हम मशीन लर्निंग बोलते हैं। मतलब ये कि किसी विशेष पैटर्न को आप अगर कर रहे हैं किसी भी सॉफ्टवेयर पे, किसी भी मशीन पे, तो वो मशीन उस पूरे पैटर्न को, पूरे डाटा को अपने अंदर स्टोर कर लेती है, उससे वो सीखती है, और उसके बाद अगली बार वो उसी डाटा और स्टोर्ड जो भी उसके पास पैटर्न्स हैं उसी के हिसाब से वो रिस्पांस करती है। इसको बोलते हैं मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग पे ही बेस्ड होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आसान भाषा में दोस्तों मैं समझाने का प्रयास किया हूँ, हो सकता है आपको ये समझ में आ गया हो। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में एक बार इसको फिर से आपको समझा देंगे, ठीक है। अभी इसका जो टेक्स्ट है, मतलब कि आप लिखेंगे क्या, वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। The concept of AI is based on the idea of building machines capable of thinking, acting and learning like humans। मतलब ये
कि सोचने की क्षमता और उस सोच के आधार पर काम करने की क्षमता और सीखने की क्षमता। मान लीजिए उसके अंदर कोई नया डाटा आया, कोई नया पैटर्न आया, तो मशीन उसको रिकॉग्नाइज कर लेती है, मतलब उसको वो सीख लेती है। आमतौर पर ये जो क्वालिटीज़ हैं ये ह्यूमन बीइंग्स की होती हैं, लेकिन अगर ये क्वालिटीज़ मशीन में आती हैं तो उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं या मशीन लर्निंग बोलते हैं। ठीक है, it describes the action of machine accomplishing task that have historically required human intelligence। मतलब ये कि जो हिस्टोरिकली आदमियों के द्वारा, ह्यूमंस के द्वारा काम किया जाता था, वो सारे काम अगर मशीन करें तो इसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। इट इंक्लूड्स टेक्नोलॉजीज लाइक मशीन लर्निंग, पैटर्न रिकग्निशन, बिग डाटा एनालिसिस, न्यूरल नेटवर्क या सेल्फ एल्गोरिदम, ये सब सारे इसमें टेक्नोलॉजीज यूज होते हैं। जैसा कि हमने बताया कि मशीन लर्निंग, पैटर्न रिकग्निशन, बिग डाटा एनालिसिस, डाटा होगा उसको एनालाइज करके वो किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचेगा, ये सब सारे टेक्नोलॉजीज इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंक्लूड होते हैं। अब दोस्तों अगर मान लीजिए कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किसी भी क्षेत्र में यूज करते हैं या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम अपने डे टू डे लाइफ में हम प्रयोग में लाते हैं तो उसके फायदे क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, नीति आयोग का ये मानना है कि हमारा जो ग्रास वैल्यू एडेड है, ठीक है, वो लगभग 15% इंक्रीज कर जाएगा अगर हम अपने जो भी हमारा इकोनॉमिक और सोशल एक्टिविटीज़ हैं उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस पे करेंगे। तो कब तक, 2035 तक ये हमारे जीबीए में लगभग 35% का इन्हांसमेंट कर देगा। उसके बाद अगला जो फायदा होगा वो होगा एक्सेस एंड एफोर्डेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर। ठीक है, हेल्थ केयर और जो हमारा हेल्थ केयर का जो एक्सेस है, जो एफोर्डेबिलिटी है, जैसे जो टेली मेडिसिन सिस्टम है, ठीक है, और जो कॉस्ट उसमें लगता है कि आप ट्रेवल करके जाते हैं किसी हॉस्पिटल में, बड़े डॉक्टर से मिलते हैं, अपॉइंटमेंट लेते हैं, उसको बहुत सारी मोटी फीस देते हैं, तो ये सब सारी चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर हम प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर पे, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे हम इसको इंस्टॉल कर देते हैं तो। ठीक है, ऐसे में क्या होगा कि मान लीजिए कि टेली मेडिसिन का सिस्टम अगर डेवलप हो रहा है तो दूर बैठा है डॉक्टर ही आपको जो है सारी चीज़ें प्रिस्क्रिप्शन देगा, डायग्नोसिस करवा देगा, सारी चीज़ें कर देगा, इलाज कर देगा। तो ऐसे में जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है वो काफ़ी इम्प्रूव होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज अगर हम एग्रीकल्चर में करते हैं तो एग्रीकल्चर की ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। कैसे? आर्टिफिशियली मान लीजिए कोई सॉइल टेस्टिंग सिस्टम है और सॉइल को डिटेक्ट करके हमारा कोई डिवाइस है, कोई सॉफ्टवेयर है, वो बता दे कि इसमें कितना मॉइस्चर है, कि आपको इरिगेशन कब देना है, या फिर इसमें जो इसका न्यूट्रिशनल कंडीशन है वो कितना है, कैसा है, कि कितना न्यूट्रिशन कब चाहिए, ये सब सारी चीज़ें आपको बता दे। या फिर आने वाले समय में ये बता दे कि आने वाले समय में कौन से पेस्ट जो है अटैक करने वाले हैं। ये सब सारी चीज़ें अगर आपको पहले से ही पता होंगी तो आप क्या करेंगे, उसको पहले से ही उसको सॉल्व करने के लिए स्टेप्स ले लेंगे। इससे क्या होगा, जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी होगी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसके साथ साथ दोस्तों जो एग्रीकल्चरल वेस्टेज होते हैं वो भी डिक्रीज होंगे। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आप ये जान सकते हैं, मशीन लर्निंग के थ्रू आप ये जान सकते हैं कि हमारा कोई भी जो प्रोड्यूस है वो कब तक चलने वाला है, या फिर उसमें कौन कौन से आने वाले समय में रोग लग सकते हैं, या फिर वो कब तक सड़ गल सकता है। ये सब सारी चीज़ें आप जान सकते हैं। और उसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आप ये भी जान सकते हैं कि उसको प्रिजर्व करने के लिए हमको किस क्वांटिटी में कौन सी मेडिसिन कब देनी है, कौन सा इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का छिड़काव कब करना है, ठीक है, कब उसकी कटाई बुआई करनी है, हार्वेस्टिंग कब करनी है। ये सब सारी चीज़ें आप जो है एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के तहत आप इसको जान सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं दोस्तों प्रिसीजन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर ऑप्शनल वाले जो होंगे वो जानते होंगे कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर क्या होता है। प्रिसीजन एग्रीकल्चर का मतलब ये कि इंफॉर्मेशन बेस्ड एक्यूरेट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज। आपके पास सारे इन्फॉर्मेशंस हैं कि कब आपको क्या कौन सी एक्टिविटी करनी है, उसी के बेस पे आप अपनी एक्टिविटी करते हैं। इससे वेस्टेज जो है कम होता है और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। ठीक है, जिस तरह से हेल्थ केयर में एक्सेस और क्वालिटी बढ़ेगी उसी तरह से एजुकेशन सेक्टर में भी एक्सेस और क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है। इसमें बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उसके साथ साथ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में एक आसान सा एग्जांपल ले लीजिए कि जो सिग्नल लाइटिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू इसको कंट्रोल किया जा सकता है। मान लीजिए क्या होता है कि अभी मान लीजिए कि आप जा रहे हैं, रोड पे कोई भी नहीं है रात में 12 बजे, तब भी जो है रेड लाइट है और आपको वहाँ पे रुकना है। तो ये क्या हुआ कि अननेसेसरली आपका जो कम्युनिकेशन है वो डिले हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ये मान लीजिए इस तरह से कर दिया जाए कि जिस लेन पे कोई नहीं है,
ठीक है, तो वहाँ पे वो रेड करे ही ना, जहाँ पे ज़्यादा भीड़ है उसको ही ग्रीन करके वो उसको पास करे, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने एक ये एग्जाम्पल लिया और इसी एग्जाम्पल को हमने नीचे अगले पॉइंट में बताया है कि ट्रांसपोर्टेशन जो है किस तरह से स्मार्ट, फास्ट और ट्रैफिक कंजेशन को जो ट्रैफिक कंजेशन का इशू है कैसे उसको एड्रेस किया जा सकता है, कैसे सॉल्व किया जा सकता है। उसके साथ साथ देखिए, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो जॉब और एम्प्लॉयमेंट का जो चांस होता है वो तो होता ही है। उसके बाद एफिशिएंसी इन गवर्नेंस, ऑटोमेटिकली आपको एक ग्रीवांस जो है फाइल किए और उसमें आर्टिफिशियली जो भी चीज़ें लगी हुई हैं वो बता दें आपको कि आपका जो ग्रीवांस है वो कब तक सुना जाएगा, कब तक इसके रिजल्ट्स आएंगे, या फिर इसमें प्रोग्रेस क्या हो रहा है, वो सब सारी चीज़ें बता दें। या फिर आर्टिफिशियली आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल जमा करना है। बहुत सारी गवर्नेंस एक्टिविटीज़ ऐसी हैं, बहुत सारी ऐसे सर्विसेज हैं जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू क्या किया जा सकता है, बहुत ही ईजी किया जा सकता है, आसान बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये बात हो गई गवर्नेंस के क्षेत्र में अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप यूज कर रहे हैं। उसके साथ साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाएंगी तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो सकता है। फिर उसके बाद ईज ऑफ लिविंग, आपका देखिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, तो जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है वो काफ़ी ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ही चलता है। मतलब आप बाहर आए और वहीं से आपने कमांड दे दिया और आपके घर की एसी ऑन हो गई, तो जो आपका ईज ऑफ लिविंग है वो काफ़ी ईजी हो जाएगा, काफ़ी आसान हो जाएगा, तो ये भी एक बेनिफिट है। फिर उसके बाद देखिए, ये धृतराष्ट्र ही है यहाँ पे ठीक है, मेक इन इंडिया वाला प्रोग्राम, समझ रहे हैं। तो मेक इन इंडिया में काफ़ी इसका योगदान होगा, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने में, समझ रहे हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हो गई इसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं। अभी इसका जो एप्लीकेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन हम किस किस क्षेत्र में कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, हैवी इंडस्ट्रीज और स्पेस, ऑटोमेटिक कंट्रोल, कंप्यूटराइज्ड मेंटेनेंस, ये सब सारी चीज़ों में हम क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। हैवी इंडस्ट्रीज में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा दिया कि कब कोई भी मशीन चल रही है कब उसको बंद कर देना है, उसका एक टाइम शेड्यूल हम फिक्स कर दिए कि ये इतने टाइम से इतने टाइम तक चलेगा। फिर उसके बाद कंप्यूटराइज्ड मेंटेनेंस, मान लीजिए कि क्या होता है कि कभी कभी मैनुअल मेंटेनेंस करते टाइम पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, लोगों के हाथ पैर कट जाते हैं, डेथ हो जाती है, तो वो सब सारी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। उसके बाद ऑटोमेटिक कंट्रोल, यहाँ पे आप एग्जांपल जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का भी ले सकते हैं कि कोई ऐसी स्थिति आई जहाँ पे एडवर्स सिचुएशन है, ऑटोमेटिकली न्यूक्लियर पावर प्लांट बंद हो जाए। जैसे कि आप यहाँ पे एक एग्जांपल और भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए एमसीबी है आपके घर में लगी हुई है, तो आर्टिफिशियली वो क्या हो जाता है, जैसे वोल्टेज हाई होता है वो गिर जाता है और आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाती है। हालांकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिक कंट्रोल का एक उदाहरण है, ठीक है। अब जैसे वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे वो वोल्टेज को डिटेक्ट करता है, उसमें ऐसे चीज़ें लगी होती हैं, वायर्स लगे होते हैं जो कि हाई वोल्टेज पे वो काम करना, फंक्शन करना बंद कर देती हैं और वो एमसीबी आपकी डाउन हो जाती है और आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी कट जाती है, ठीक है। तो ये हो गया हैवी इंडस्ट्रीज में हम इसको कैसे, और स्पेस में कैसे इसको हम यूज कर सकते हैं। अब उसी तरह से देख लीजिए बैंकिंग और फाइनेंस के सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम ये जान सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर लोन लेने आ रहा है तो उसका पिछला रिकॉर्ड क्या है, पिछले टाइम पे उसने लोन लिया था, उसने टाइम पे उसको रीपे किया है कि नहीं किया है, कहीं ये एनपीए तो नहीं हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट तो नहीं हो जाएगा, ये सब सारी सुविधाएं हो सकती हैं। फाइनेंस सर्विस में, फाइनेंशियल सर्विसेज में हम इसको यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको लोन लेना है या फिर आपको कोई सेविंग अकाउंट खोलना है, ठीक है, तो उन सब सारी चीज़ों में हम इसको यूज कर सकते हैं। जिस तरह से दोस्तों लैंड ट्रांसपोर्टेशन में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर सकते हैं, उसी तरह से हम एविएशन को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, एविएशन में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। वेदर फोरकास्टिंग में हम यूज कर सकते हैं, कैसे, वेदर फोरकास्टिंग देखिए दोस्तों बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है किसी भी चीज़ को प्रेडिक्ट करना, पिछले जो भी डाटा है उसको स्टडी करके। अब आप सोचिए कि कोई डाटा है और वो 10 साल का, 20 साल का, 50 साल का डाटा है, और अगर उसको हम मैनुअली स्टडी करने बैठेंगे तो वो बहुत ज़्यादा टाइम भी लेगा और हो सकता है कि कहीं उसमें डिफ़िकल्टी आ जाए, कहीं ऐसा कोई डिफेक्ट आ जाए कि उसका जो एक्यूरेसी है वो भी कम हो जाए। लेकिन पिछले लेक्चर में हमने न्यूरल नेटवर्क के बारे में बताया था, तो उम्मीद है कि आपको याद होगा। तो जो वेदर फोरकास्टिंग का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम होता है वो न्यूरल नेटवर्क पे काम करता है और मिनटों में ही वो लगभग 100-200 हज़ार साल का जो भी डाटा है, वेदर फोरकास्ट का जो डाटा है, वेदर से रिलेटेड जो डाटा है उसको स्टडी करके आपको रिजल्ट दे देता है। तो वेदर फोरकास्टिंग में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज है, एप्लीकेशन है, ये बहुत ज़्यादा है। उसके बाद रिपीटेटिव जॉब्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज ज़्यादा है। जैसे कि मान लीजिए कि रिपीटेटिव जॉब का मतलब ये होता है कि कोई
कोई भी फंक्शन आपको बार बार करना है, मान लीजिए कि कोई भी ऐसा काम है जिसको आपको हर 10 मिनट पे ऑन करना है या हर 10 मिनट पे ऑफ करना है, तो ऐसे रिपीटेटिव जॉब्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बहुत ही स्मार्टली हैंडल किया जा सकता है। उसके बाद डिफ़िकल्ट एक्सप्लोरेशन, बहुत सारे ऐसे माइनिंग है, फ्यूल एक्सप्लोरेशन है जहाँ पे टेरेन ऐसी नहीं है, टेरेन की स्थिति ऐसी है कि वहाँ पे एक्सप्लोरेशन बहुत डिफ़िकल्ट है। ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम यूज करके वहाँ पे सारी परेशानियों को डिटेक्ट कर सकते हैं और उसको जो है आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद एरर डिटेक्शन एंड रिडक्शन, मैनुअली कोई काम कर रहे हैं तो उसमें एरर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसे में अगर हम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है अगर हम उसका यूज करेंगे तो जो एरर है उसको हम बहुत जल्दी जो है डिटेक्ट कर लेंगे और उसको जल्दी से हम उसको ठीक भी कर सकते हैं। अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के क्या स्थिति है, अगर इसके बारे में आपको लिखना है, जानना है, तो आप ये समझ सकते हैं कि इंडिया जो है 9th पोजीशन पे है। किस टर्म पे? नंबर ऑफ एआई स्पेशलिस्ट वर्किंग इन द फील्ड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करने वाले व्यक्तियों के टर्म में अगर हम भारत का रैंकिंग देखें तो विश्व में इसका 9th पोजीशन है। दोस्तों ये 9th पोजीशन आपको ऐसा लग रहा होगा कि काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। उसके अलावा सीबीएसई ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट फॉर द 9th क्लास। सीबीएसई ने कहा है कि 9th क्लास के बच्चे जो भी चाहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पढ़ना, वो क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एज अ सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से अभी हाल ही में आईआईटी हैदराबाद ने बीटेक प्रोग्राम, अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बीटेक का प्रोग्राम कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं चलाता था, तो जो आईआईटी हैदराबाद है उसने कहा है कि जो भी स्टूडेंट्स बीटेक करना चाहता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो कर सकता है। मतलब ये कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक डिपार्टमेंट आईआईटी हैदराबाद ने स्टार्ट किया है और ऐसा करने वाला ये देश का पहला इंस्टीट्यूशन है। गवर्नमेंट ने अभी तक क्या क्या स्टेप्स लिए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के, तो सबसे पहले नीति आयोग का एक नेशनल प्रोग्राम चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, और उसके अलावा एक ऐरावत प्लेटफार्म है। दोस्तों अभी इसका फंक्शन क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये पूरी तरह से क्लियर नहीं है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे मेंशन नहीं किए हैं। आप इसको आंसर लिखते समय बस केवल इतना लिख दीजिए कि ऐरावत प्लेटफार्म भी है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए, उसके चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए। उसके बाद 2018 में नीति आयोग ने क्या किया था, एक ड्राफ्ट नेशनल स्ट्रेटजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉन्च किया है, इंट्रोड्यूस किया है, पब्लिश किया है, जिसके थ्रू वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विभिन्न पहलुओं पे बात करेगा, मॉनिटर करेगा और आगे की रणनीति बनाएगा कि कैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा दे सकते हैं। ये तो बात हो गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। अभी हम देख लेते हैं कि जो हमारा मॉड्यूल है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्चुअली वो करना क्या चाह रहा है, ठीक है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, टू लिवरेज द फुल पोटेंशियल ऑफ अटल इनोवेशन मिशंस, अटल टिंकरिंग लैब एंड फर्दर एम्पावर्स देम टू इनोवेट एंड क्रिएट वैल्यूएबल सॉल्यूशंस टू बेनिफिट सोसाइटीज एट लार्ज। देखिए अटल इनोवेशन मिशन क्या है, ये आप लोग जानते होंगे कि ये इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए एक मिशन है। अटल टिंकरिंग लैब क्या होते हैं दोस्तों, कि ये ऐसे लोकलाइज्ड लैब होते हैं जहाँ पे इनोवेशन के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति जिनके पास पूरी सुविधाएं नहीं है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, वो क्या कर सकते हैं, इस लैब में जा करके अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉड्यूल है वो इन सब चीज़ों की एफिशिएंसी को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। अब इसमें क्या होगा कि इस टिंकरिंग लैब्स का जो यूज है उसको स्कूल के बच्चे भी कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जो पढ़ना चाहते हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो इनका यूज करके अपना जो है, जो उनका स्किल है, जो उनका नॉलेज है, वो उसको बढ़ा सकते हैं। इनिशियल स्टेज में दोस्तों जो इस मॉड्यूल का इम्प्लीमेंटेशन है वो लगभग 5000 अटल टिंकरिंग लैब्स में किया जा रहा है, ठीक है। द मॉड्यूल कंटेन्स एक्टिविटीज, वीडियोज एंड एक्सपेरिमेंट्स दैट इनेबल स्टूडेंट्स टू वर्क थ्रू एंड लर्न द वेरियस कंसेप्ट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये टिंकरिंग लैब्स में वो जा करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे, वहाँ पे एक्टिविटीज़ करेंगे, वीडियोस देखेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे और उसके बारे में बेहतर जानकारी लेंगे, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट एवर इंडस्ट्री गवर्नमेंट एकेडमिया इनिशिएटिव्स on such a scale to keep the school students abreast of the latest technologies। मतलब ये ऐसा पहला इनिशिएटिव है जिसमें इंडस्ट्री, गवर्नमेंट और एकेडमिया, मतलब जो एकेडमीज़ हैं, ये तीनों इंस्टीट्यूशंस एक साथ मिलके इतने लार्ज स्केल पे कोई काम कर रही हैं, ठीक है। अब हम ये जान लेते हैं
कि जो ये मॉड्यूल है, जो इस तरह का सिलेबस है, उसकी आवश्यकता क्या है। आवश्यकता दोस्तों इसलिए है क्योंकि जो टेक्नोलॉजी का रोल है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है हर सेक्टर में। उसके साथ साथ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ग्लोबल मार्केट है, जो इसका आप इस तरह से समझ लीजिए कि जो इसका ग्लोबल जीडीपी में योगदान है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। उसके साथ साथ ये इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि जो टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है बच्चों में, वो अर्ली स्टेज ऑफ स्कूलिंग से ही उसको बढ़ाया जा सके, उनको टेक्नोलॉजी के प्रति अवेयर किया जा सके और उसमें उनको जो है उनका इंटरेस्ट डेवलप किया जा सके। सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है इस मॉड्यूल का। सबसे पहला, एआई टीचिंग एट यंगर स्टेज, मतलब कि देखिए यंगर स्टेज पे इसलिए क्योंकि यंगर स्टेज का जो ब्रेन होता है वो काफ़ी ज़्यादा एडाप्टिव होता है, कोई भी चीज़ बहुत ही आसानी से वो एडाप्ट कर लेता है, ठीक है। इसलिए यंगर स्टेज पे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने की बात कही जा रही है। फिर उसके बाद इससे ये भी होगा कि जो लर्निंग आउटकम होगा वो भी ज़्यादा होगा। सॉल्यूशंस टू मेनी चैलेंजेस लाइक वेरियस डिजीजेज, जैसे टीबी, कैंसर, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज, इन सब का सॉल्यूशन भी निकाला जा सकता है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी अराउंड 1.3%, ये सब इसके सिग्निफिकेंस है आर्टिफिशियल मॉड्यूल का, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये आर्टिफिशियल मॉड्यूल वाला आपको जो है पूरी तरह से इसकी कहानी समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स इन इंडिया। देखिए अभी इसका जो कंटेक्स्ट है वो कंटेक्स्ट बस इतना है कि जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स में जितनी भी आईटी इंडस्ट्रीज़ थी, ठीक है, आईटी यूनिट्स जितने लगे थे, गवर्नमेंट ने उनके 4 महीने के रेंट को माफ़ कर दिया है। ये तो छोटा सा कंटेक्स्ट है, ठीक है। यहाँ पे जो मुद्दा है वो है कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स क्या होते हैं, किसके द्वारा चलाए जा रहे हैं और इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सब बातें हमको करनी है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो एग्जाम में अगर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स के बारे में पूछा जाए तो आप इंट्रो यहीं से शुरू कर सकते हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है उन्होंने क्या किया है, रेंटल वेवर दिया है किसको, आईटी कंपनीज हाउस्ड इन एसटीपीआई प्रीमाइसेज इन द कंट्री, ठीक है। ये तो बात हो गई हमारी जो करंट हमारा कंटेक्स्ट है। दोस्तों इसमें जो की पॉइंट्स हैं इस पर बात करने से पहले हम देख लेते हैं कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स क्या होते हैं, ठीक है। Software Technology Parks of India was set up in 1991 as an autonomous society under the Ministry of Electronics and Information Technology, MIT के अंदर में इसको जो है इस्टेब्लिश किया गया है। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, प्रमोशन ऑफ सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स फ्रॉम द कंट्री, ठीक है। ये जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स होते हैं इनमें जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो सुविधाएं ये प्रोवाइड करवाते हैं, उसमें कौन कौन सी सुविधाएं हैं। पहला है स्टैट्यूटरी सर्विसेज, मतलब विधिक कोई सर्विस हो गया, या फिर डाटा कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। उसके साथ साथ इंक्यूबेशन फैसिलिटीज़, मतलब कि इंक्यूबेशन फैसिलिटीज़ का मतलब ये होता है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी व्यक्ति, कोई भी इनोवेटर अगर किसी एक्सपेरिमेंट लैब को यूज करना चाहता है अपने एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, तो वो जा करके यूज कर सकता है, ठीक है। उसके बाद ट्रेनिंग और वैल्यू एडिशन सर्विसेज को भी ये प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो जो हमको ये समझ में आया कि जो मेन उद्देश्य है टेक्नोलॉजी पार्क्स का, वो मेन उद्देश्य यही है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है उनको डेवलप करना और एक्सपोर्ट को प्रमोट करना, ठीक है। और इसके बारे में जो भी और सारे फैक्चुअल चीज़ें आपको पढ़ना है तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। बस केवल आप ये याद रखिएगा कि जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं इसमें जो आईटी कंपनीज हैं, ज़्यादातर आईटी कंपनीज स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज हैं या फिर वो क्या है, आपके स्टार्टअप्स हैं, ठीक है। अभी तक अगर बात किया जाए तो 500 यूनिट्स जो है लगभग रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। It has the 60 centers across the country, including mix of the tier 1 cities like Bengaluru, Chennai, Mumbai, Kolkata, and tier 2 cities like नागपुर, वारंगल एंड सूरत। ये सब सारे फैक्ट्स हैं, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम इसमें देख लेते हैं कि जो इसका की पॉइंट है, जो रेंटल वेवर हुआ है उसके की पॉइंट्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो पहला की पॉइंट ये है कि मोस्ट ऑफ द आईटी यूनिट्स आर इधर एमएसएमईज आर स्टार्टअप्स, एक तो ये पॉइंट है, ठीक है। अब इसके जो बेनिफिट हो सकते हैं, आप बेनिफिट समझ ही सकते हैं कि बेनिफिट क्या हो सकता है। द इनिशिएटिव विल प्रोवाइड बेनिफिट टू नियरली 200 आईटी एंड आईटीज एमएसएमईज ऑपरेटिंग फ्रॉम द 60 एसटीपीआई सेंटर। हमने बताया कि अपने देश में लगभग 60 एसटीपीआईज हैं। इसमें जो आपके आईटी यूनिट्स लगे हुए हैं उनको ये बेनिफिट प्रोवाइड करवाएंगे। और चूंकि देखिए लॉकडाउन की वजह से
उनके जो ऑपरेशंस हैं वो बंद पड़े हुए हैं, तो उनका जो बेनिफिट है वो नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर उनको रेंट भी देना पड़ेगा तो उनका जो कॉस्ट है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगला जो कंटेक्स्ट है वो कंटेक्स्ट ये है कि इससे गवर्नमेंट का जो पूरा स्पेंडिंग होगा वो लगभग 5,000 करोड़ रुपए का, 5 करोड़ रुपए का उनका पूरा स्पेंडिंग होगा। तो बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है ये। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स क्या हैं, इसके बारे में अगर पूछा जाता है तो देखिए, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ये जो आपके 8 नंबर वाले आते हैं उसमें पूछा जा सकता है। तो उम्मीद है कि आपके पास पर्याप्त मटेरियल है, आप इसका आंसर आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, अगला जो टॉपिक है दोस्तों वो है हमारा साइटोकाइन स्टार्म। देखिए, इसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसमें जाने से पहले मैं इसको समझा देना चाहता हूँ कि क्या है ये एक्चुअली, फिर आपको ये सब सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, देखिए क्या होता है कि जब भी मान लीजिए कोई आपके बॉडी को कोई फॉरेन एंटीजन आपको अटैक करता है, जैसे मान लीजिए कोई वायरस है, फंजाई, बैक्टीरिया कोई अटैक करता है, तो उसके अगेंस्ट में जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जो हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, और कुछ ऐसी चीज़ें वो रिलीज करता है जिससे वो उन जो भी फॉरेन आपके पैथोजेंस हैं उनसे वो फाइट करता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इम्यून रिस्पांस। और इस इम्यून रिस्पांस में वो कौन सी चीज़ रिलीज करता है, साइटोकाइन रिलीज करता है। साइटोकाइन क्या होता है, साइटोकाइन एक प्रोटीन है, इस तरह से समझ लीजिए कि एंटीबॉडी एक प्रोटीन है जो कि जो अटैकिंग पॉइंट है उसको ये आइडेंटिफाई करता है, और वहाँ पे पहुँच करके वहाँ के जो WBC होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, तो चूँकि हम जानते हैं कि जो इम्यून सिस्टम होता है हमारा, जो फाइट करने की क्षमता होती है वो कहाँ से आती है, वाइट ब्लड सेल्स से आती है। ठीक है, तो वो उसको जा करके एक्टिवेट करता है और थोड़ा सा इन्फ्लेशन आता है। जैसे मान लीजिए कोई चींटी काट लिया आपको तो थोड़ा सा रेड हो जाता है, फूल जाता है, तो उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं, इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। तो वो सब सारे एक्टिविटीज़ होती हैं, और इस तरह से साइटोकाइन जो है उस रोग से, उस पैथोजन से लड़ने का काम करता है। ठीक है, ये तो बात हो गई कि साइटोकाइन और इसके फंक्शन और हमारा इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है। अब देखिए, साइटोकाइन स्टॉर्म क्या होता है। सपोज दैट कि कोई एंटीजन, कोई पैथोजन अटैक किया, और जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो साइटोकाइन को रिलीज किया लड़ने के लिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये साइटोकाइन का जो अमाउंट होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज कर देता है। ऐसे में क्या होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा फंक्शन करने लगता है, ओवर फंक्शन करने लगता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो जो हमारे सामान्य टिश्यूज होते हैं, सामान्य सेल होते हैं, उनको भी डैमेज कर देता है। और साइटोकाइन स्टार्म की वजह से कभी कभी क्या होता है कि हमारा लीवर फेल हो जाता है, हमारा लंग्स डिफेक्टिव हो जाता है, तो और फाइनली ये क्या कर देता है, लोगों की डेथ हो जाती है इससे। ठीक है, तो साइटोकाइन स्टॉर्म का मतलब यही हो गया कि ओवर जो फंक्शनिंग हो जाती है साइटोकाइन की, जो ओवर रिलीज हो जाता है साइटोकाइन, उसी को हम साइटोकाइन स्टॉर्म बोलते हैं। उम्मीद है कि आसान भाषा में आपको समझ में आ गया होगा कि साइटोकाइन स्टॉर्म क्या होता है। अब फटाफट इसको हम जो है टेक्स्ट के रूप में देख लेते हैं। तो कंटेक्स्ट क्या है इसका, एक्यूमुलेटिंग एविडेंसेस सजेस्टेड दैट द सबसेट ऑफ पेशेंट्स विद सीवियर कोविड-19 माइट हैव द साइटोकाइन स्टॉर्म सिंड्रोम। ठीक है, जो ओवर साइटोकाइन का रिलीज होता है और उससे जो नुकसान होता है, उससे जो सिंड्रोम होता है, उसको हम साइटोकाइन स्टॉर्म सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, CSS इज एन ओवरली विगरस इम्यून रिस्पांस, जैसा कि हमने आपको समझाया, टू ए, सॉरी दोस्तों लाइट चली गई, और किसी तरह से चूंकि यहाँ पे इन्वर्टर नहीं है तो मोबाइल की लाइट जला करके मैं ये लेक्चर जो है कंप्लीट करना चाह रहा हूँ। मैं ये छोड़ना नहीं चाह रहा, क्योंकि लगभग 57-58 मिनट का लेक्चर हो चुका है, तो यही लेक्चर कंप्लीट करके दोस्तों हम ख़त्म करेंगे। तो हम बात कर रहे थे कि जो साइटोकाइन स्टार्म होता है ये एक्चुअली क्या होता है। हमने इसको पूरी तरह से समझ लिया है एक्चुअली ये क्या होता है। ठीक है, टेक्स्ट के रूप में हम देख रहे थे कि इसका जो विगर इम्यून रिस्पांस है, इसी को हम साइटोकाइन स्टार्म बोलते हैं। और जो साइटोकाइन स्टार्म सिंड्रोम होता है, इसको हम समझने का प्रयास कर रहे थे। CSS इज एन ओवरलाई vigorous immune response to triggering events frequently certain viral infection। जनरली ये वायरल इन्फेक्शंस के थ्रू होता है। ठीक है, वायरल इन्फेक्शंस के रिस्पॉन्स में ऐसा होता है। और कोविड जो सीवियर पेशेंट्स हैं कोविड-19 के, defined by the manifestation that the include respiratory failure requiring mechanical ventilation। देखिए, आसान भाषा में यही है कि जो सीवियर कोविड-19 पेशेंट कौन होते हैं, जिनको मैकेनिकल सपोर्ट वेंटिलेटर्स वगैरह चाहिए होता है, उसको हम बोलते हैं। ठीक है, कोविड-19 का सीवियर पेशेंट। ठीक है दोस्तों, लाइट चली गई तो फैन वैन भी बंद हो गया है, तो गर्मी हो रही है। चलिए फटाफट इसको हम कंप्लीट करते हैं।
अभी देखिए जो बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या होता है, कैसे वो काम करता है, इसको तो हम आसानी से समझ ही लिए हैं। उसके बाद जो भी चीज़ें हैं आप इसको यहाँ से पढ़ के समझ सकते हैं, ठीक है। मोटा मोटा देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम हाईलाइट कर दिए हैं कि जब भी कोई डिफेक्ट होता है तो एंटीजन आता है, ये एंटीजन बैक्टीरिया, फंजाई या वायरस के रूप में हो सकता है, और इसके रिस्पॉन्स में जो इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड करता है, इफेक्टिव इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्सेज इन्वॉल्व इन्फ्लेमेशन, हमने बताया कि फूल जाता है, रेड कलर हो जाता है, ये सब इन्फ्लेमेशन होते हैं, तो उनके रिस्पॉन्स में वो क्या करता है, काम करता है, ठीक है। हमने बताया कि जो इम्यून सिस्टम होता है वो वाइट ब्लड सेल्स को डिप्लॉय करता है उस चीज़ को हैंडल करने के लिए, काम करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, ठीक है, सॉरी। तो ये तो बात हो गई जो हमारा नॉर्मल इम्यून सिस्टम है उसके बारे में, ठीक है। अभी जो साइटोकाइन है, इसका रोल क्या होता है दोस्तों, ये भी हमने देख लिया है कि साइटोकाइंस जनरली क्या होते हैं, ये प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, और ये जो भी इन्फेक्शंस होते हैं उसके अगेंस्ट में ये लड़ते हैं। बाकी ये सब सारे बोल बच्चन हैं, जो चीज़ें हमने आपको समझाया वही सब सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब कोविड-19 और जो साइटोकाइन स्टॉर्म सिंड्रोम है, इनका क्या रिलेशन है, इसको एक बार समझने का हम प्रयास करते हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आने की संभावना है वो यहीं से आ सकता है, ठीक है। साइटोकाइन स्टॉर्म आर नॉट एक्सक्लूसिव टू कोरोना वायरस पेशेंट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो कोरोना वायरस के पेशेंट हैं उन्हीं के अंदर साइटोकाइन स्टॉर्म देखा गया है। इट इज़ एन इम्यून रिएक्शन दैट कैन अकर ड्यूरिंग अदर इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज एज वेल। मतलब ये कि अगर इस तरह से प्रश्न पूछा जाए कि जो साइटोकाइन स्टॉर्म होता है, कि क्या आप ये मानते हैं कि जो कोविड-19 के पेशेंट हैं उन्हीं के लिए उन्हीं में ये साइटोकाइन स्टॉर्म देखा जाता है, तो ऐसा नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे और भी डिजीजेज हैं जिसमें साइटोकाइन स्टॉर्म हो सकता है या होता है या पहले भी पाया जा चुका है। जैसे कि जो आपका स्पेनिश फ्लू था 1918-1920 में, उस टाइम पे भी साइटोकाइन स्टॉर्म की घटनाएं देखी गई थी, ठीक है। उसके अलावा जो स्वाइन फ्लू है या जो बर्ड फ्लू है, इसके भी आउटब्रेक में इस साइटोकाइन स्टॉर्म देखा गया है, ठीक है। increased pro-inflammatory cytokine responses against human coronavirus such as SARS coronavirus 1, जैसा कि which is caused by the severe acute respiratory syndrome, जिसको हम SARS बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद SARS कोरोना वायरस 2 जो अभी करंट टाइम का चल रहा है, एंड मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कैन रिजल्ट इन एक्यूट लंग इंजरी एंड एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। जैसा कि हमने बताया कि जब भी साइटोकाइन स्टॉर्म होगा तो वो क्या कर सकता है कि आपका जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है, जो लंग सिस्टम है, उसको बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है, ठीक है। इफ द क्लिनिकल फीचर्स of the CSS are not recognized and adequate treatment is not promptly instituted, multiple organ failure can result। मतलब अगर साइटोकाइन स्टॉर्म को जल्दी से जल्दी डिटेक्ट करके उसको ठीक नहीं किया गया तो वो मल्टी आर्गन फेलियर में रिजल्ट उसका आ सकता है, और मल्टी आर्गन फेलियर की वजह से किसी भी व्यक्ति की डेथ हो सकती है, ठीक है। तो ये पूरी तरह से हम साइटोकाइन स्टॉर्म के बारे में देख लिए हैं, और आज का लेक्चर दोस्तों हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया है और आपको पसंद आ गया है तो अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी इसको भेजिए, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।